नमस्कार विद्यार्थियों। आज राजस्थान के स्रोत के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम साहित्यिक स्रोत पर चर्चा करेंगे, जिसको मुख्य रूप से 4 या 5 भागों में बांटा जा सकता है। जिसमें सबसे पहले ऐसे स्रोत जो संस्कृत भाषा में लिखे गए, फिर राजस्थानी भाषा में लिखे गए स्रोत, फिर ख्यात साहित्य और आधुनिक ग्रंथ, और इसके साथ साथ फारसी साहित्य को भी लिया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं संस्कृत में रचित ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से हैं, जिनसे राजस्थान के बारे में हमें ऐतिहासिक जानकारियाँ मिलती है। सबसे पहले है पृथ्वीराज विजय। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जानक नामक एक कवि के द्वारा की गई, जिसे महाकाव्य के नाम से भी जाना जाता है। यह स्पादलक्ष चौहानों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करने वाला एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके बाद दूसरा ग्रंथ है हमीर महाकाव्य, जो 1403 ईस्वी के अंदर लिखा गया। ये नैन चंद्र सूरी द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण और उसकी विजय तथा साथ साथ उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी मिली है। तीसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है राजवल्लभ। राजवल्लभ महाराणा कुंभा का मुख्य शिल्पी था मंडन। उनके द्वारा 15वीं शताब्दी के अंदर इस ग्रंथ की रचना की गई। विशेष करके यह ग्रंथ स्थापत्य कला से संबंधित कई जानकारियाँ, जैसे नगर निर्माण हैं, ग्राम निर्माण हैं, दुर्ग, राजप्रासाद, मंदिर, बाजार आदि के निर्माण पद्धतियों के बारे में हमें जानकारी देता है। इसके बाद है राज विनोद। ये बीकानेर के महाराजा कल्याणमल के एक दरबारी कवि थे, सदाशिव भट्ट। उनके द्वारा 16वीं शताब्दी में इस ग्रंथ की रचना की गई, और इससे हमें बीकानेर के 16वीं शताब्दी की सामाजिक, आर्थिक, दुर्ग निर्माण व सैन्य उपकरणों आदि के बारे में जानकारी देने वाला ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आगे लेते हैं भट्टी काव्य। यह 15वीं शताब्दी में रचित एक ग्रंथ है, जिसमें जैसलमेर की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है, और साथ ही जैसलमेर के महाराजा अक्षय सिंह के प्रासादों व तुलादानों का रोचक वर्णन भी हमें इस काव्य के अंदर मिलता है। आगे है एकलिंग महात्म्य। यह महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है, और इसमें गुहिल शासकों की वंशावली दी गई है, और साथ ही मेवाड़ के सामाजिक संगठन की झांकी भी हमें इस ग्रंथ से मिलती है। आगे है करमचंद्र वंशोत्तर कीर्तनम काव्यम। जय सोम के द्वारा इस ग्रंथ की 16वीं शताब्दी के अंदर रचना की गई, और इससे बीकानेर शासकों के वैभव और विद्यानुराग पर अच्छा प्रकाश पड़ता है, और साथ ही समकालीन पुस्तकालय, मंदिर, पाठशालाएं, फाटक, बाजार आदि के बारे में भी जानकारी देने वाला ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अमरसार। पंडित जीवधर द्वारा 16वीं शताब्दी में रचित इस ग्रंथ से महाराणा प्रताप व अमर सिंह के संबंधों तथा तत्कालीन रहन सहन, आमोद प्रमोद व जनजीवन पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। राज रत्नाकर। यह 17वीं शताब्दी के अंदर सदाशिव के द्वारा 22 सर्गों में रचित एक ग्रंथ है, जिसमें मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय के समाज, दरबार, जीवन, शिक्षण व्यवस्था एवं पाठ्यक्रम के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद है अजीतोदय। यह जोधपुर नरेश अजीत सिंह के दरबारी कवि जगजीवन भट्ट द्वारा 17वीं शताब्दी में लिखा गया, और इसमें महाराजा जसवंत सिंह और अजीत सिंह के समय में जो युद्ध हुए, जो संधियाँ हुई, उनके द्वारा जो विजय हुई उनके बारे में, और साथ साथ उस समय में प्रचलित रीति रिवाजों व परंपराओं के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ देता है। ये संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ थे, जिन्हें राजस्थान को समझने में हमें सहायता मिलती है। अब हम बात करते हैं राजस्थानी भाषा में लिखे गए ऐतिहासिक ग्रंथ, जो राजस्थान के इतिहास को जानने में हमारी सहायता करते हैं। उनमें सबसे प्रमुख है कान्हड़ देव प्रबंध। ये 15वीं शताब्दी में लिखा गया, और इसके लेखक थे कवि पद्मनाभ, और इसमें जो वर्णन है वो है अलाउद्दीन के द्वारा जब जालोर पर आक्रमण किया गया, तो उस समय जो जालोर के शासक थे कान्हड़ देव, और उनके पुत्र थे वीरम देव, उनके रण कौशल के बारे में,
और साथ साथ तुर्की सेना, सामाजिक परंपराएं, जौहर व सैन्य व्यवस्था के बारे में भी यह ग्रंथ हमें बखूबी जानकारी उपलब्ध करवाता है। राव जेत शिरोछंद, यह 16वीं शताब्दी में बिट्ठू सुजा के द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसे बीकानेर शासक जेत सिंह की युद्ध प्रणाली, कामरान द्वारा भटनेर पर किए गए आक्रमण तथा स्थानीय रीति रिवाजों की जानकारी इससे हमें मिलती है। आगे है वेली कृष्ण रुक्मणीरी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण छंदबद्ध रचना है जो भक्ति रस से परिपूर्ण है और 304 छंदों में कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा इसकी रचना की गई है। इससे हमें बीकानेर और अकबर के दरबार, इनसे संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है, जैसे तत्कालीन रहन सहन, रीति रिवाज, उत्सव, त्यौहार, वेशभूषा आदि को समझने में ये ग्रंथ हमारी अच्छी सहायता करता है। इसके बाद है राजरूपक। राजरूपक वीर भाण द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो जोधपुर महाराजा अभय सिंह द्वारा लड़े गए युद्धों का आंखों देखा वर्णन करता है। सूरज प्रकाश, यह भी जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के दरबारी कवि थे कर्णिदान, उनके द्वारा ये ग्रंथ रचा गया। इसमें भी अभय सिंह के समय युद्धों का आंखों देखा वर्णन हमें देखने को मिलता है और साथ ही तत्कालीन वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज, विवाह, उत्सव, आखेट इत्यादि का वर्णन भी हमें इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। इसके बाद है राजविलास, यह मेवाड़ या उदयपुर के महाराणा राज सिंह के समकालीन कवि मान द्वारा रचित है। रासो साहित्य की अब हम बात कर लें, यानी कई रासो साहित्य रस लिखे गए जो राजस्थानी भाषा में और वीर रस से परिपूर्ण थे, जैसे पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई ने लिखा, बिसल देव रासो को नरपति नाले ने लिखा, लावा रासो को गोपाल दास ने लिखा, क्याम खां रासो को कवि जान ने लिखा, खुमान रासो को दौलत विजय ने लिखा, सगत रासो को गिरधर आशिया ने लिखा, हमीर रासो को जोध राज ने लिखा। इन रास साहित्य के अंदर जिन शासकों के बारे में लिखा गया है तो उन शासकों की उपलब्धियों, उनके शौर्य, उनकी वीरता का गुणगान किया गया है और साथ ही साथ हमें उनके समय की राजनीतिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, सांस्कृतिक स्थिति के बारे में जानकारी देने वाले भी ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं ख्यात साहित्य। ख्यात साहित्य भी राजस्थानी भाषा के अंदर लिखे गए महत्वपूर्ण ग्रंथ होते हैं और इन ग्रंथों से राजस्थान के इतिहास को समझने में हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। तो ख्यात साहित्य कहते किसे हैं कि ऐसे राजस्थानी भाषा में लिखे गए साहित्य जिससे किसी व्यक्ति विशेष की ख्याति प्रतिपादित हो, उन्हें ख्यात साहित्य के नाम से जाना जाता है। और रासो साहित्य वो होते हैं ऐसे काव्यबद्ध रचनाएं होती है जिनमें राजाओं और राजघरानों की प्रशंसा तो होती है, लेकिन साथ साथ में ऐतिहासिक सामग्री भी जिसमें उपलब्ध होती हो, उसे रासो साहित्य के नाम से जाना जाता है, जिनकी अभी हमने चर्चा की थी। तो ख्यात साहित्य की बात करते हैं तो राजस्थान में 4-5 ख्यात है, वो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और उनसे हमें राजस्थान के इतिहास को जानने और समझने में बड़ी सहायता मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण जो ख्यात है वो है मुहणोत नैन सिंह की। मुहणोत नैन सिंह का जन्म 1610 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1670 ईस्वी में होती है। ये जोधपुर के दीवान जयमल के पुत्र थे और जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के बड़े ही विश्वास पात्र व्यक्ति थे, लेकिन अंतिम वर्षों में महाराज के साथ इनकी कुछ अनबन हो गई, जिसके कारण इनको कारागार में डाल दिया गया और बाद में इन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन इसी मुहणोत नैन सिंह के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण ख्यात साहित्य लिखा गया, जिसको नैन सिंह या मुहणोत नैन सिंह के ख्यात के नाम से जाना जाता है, जो 1643 से और 1666 ईस्वी के लगभग लिखा गया। इसमें जो मारवाड़ के राठौड़ वंश है उसकी उपलब्धियों की, कार्यों की, शैलियों का बड़ा अच्छी जानकारी हमें मिलती है। इसके साथ साथ चौहानों व भाटियों का काफ़ी विस्तार से इसमें वर्णन है। मारवाड़ के अतिरिक्त अगर हम बात करें तो गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, बघेलखंड व मध्य भारत की राजनीति पर भी यह ग्रंथ प्रकाश डालता है। 1544 में लड़े गए सुमेल युद्ध का सजीव वर्णन भी यह करता है और इसके साथ साथ इस ग्रंथ की जो सबसे बड़ी खासियत है वो इसमें दी गई सत्यता तथा यथार्थता का वर्णन है। मुहणोत नैन सिंह के द्वारा नैन सिंह की ख्यात के अलावा एक और ग्रंथ लिखा गया जिसको मारवाड़ परगनारी विगत भी कहते हैं,
और मुंशी देवी प्रसाद ने ये मारवाड़ परगना विगत को राजस्थान के गजेटियर के मारवाड़ के गजेटियर के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें मारवाड़ परगने के बारे में, कस्बों की आबादी के बारे में, जनजीवन, सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में अच्छी जानकारी हमें मिलती है। इसी कारण मुंशी देवी प्रसाद ने नैन सिंह को राजस्थान के अबुल फजल के नाम से संबोधित किया है। दूसरी जो ख्यात है महत्वपूर्ण, वो है बांकीदास आशिया की ख्यात। ये 1781 से 1833 ईस्वी तक रहे। बांकीदास की ख्यात भी हमें जोधपुर शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। ये जोधपुर के महाराजा मान सिंह के बड़े विश्वास पात्र थे। वह लाख बसाव के सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। इनके इस ग्रंथ से मध्यकालीन समाज के समाजशास्त्रीय अध्ययन के साथ साथ उस समय के भौगोलिक विषयों और रहन सहन, रीति रिवाजों, वाणिज्य व्यवस्था पर भी अच्छा प्रकाश पड़ता है। अगली ख्यात है दयालदास सिंडाइज की, जो 1798 से 1891 तक रहे हैं। ये इन्होंने बीकानेर के महाराजा रतन सिंह के समय में इस ख्यात को लिखा है और बीकानेर के राठौड़ ख्यात के नाम से भी इसको जाना जाता है। सर्वप्रथम इसी के माध्यम से बीकानेर के इतिहास की क्रमबद्ध रचना इनके द्वारा की गई और इसमें राव बीका से लेकर के सरदार सिंह के राज्याभिषेक तक का वर्णन है, वो दयालदास सिंडाइज के द्वारा किया गया है। अगली जो महत्वपूर्ण ख्यात है वो है मुंडियार की ख्यात, जिसको राठौड़ों की ख्यात के नाम से भी जाना जाता है। ये एक मुंडियार गांव है नागौर से 10 मील दूर और वहाँ के चारणों के द्वारा इस ख्यात की रचना की गई, इसलिए इसको मुंडियार ख्यात के नाम से जाना जाता है। और ये माना जाता है कि जसवंत सिंह के समय में इस ख्यात की रचना की गई है। इस ख्यात में भी मारवाड़ के प्रत्येक राजा का जन्म, उसका राज्याभिषेक और उसके स्वर्गवास का तिथि क्रमानुसार वर्णन दिया गया है, जो हमें समझने में बड़ी ही सहायता करती है। इसके अलावा अगला जो बात करते हैं वो है फ़ारसी साहित्य। फ़ारसी साहित्य से भी राजस्थान के जनजीवन के बारे में या राज्य व्यवस्थाओं के बारे में, या हम ये कहें कि सल्तनत काल के साथ राजपूतों के संबंध या मुग़लों के साथ राजपूतों के संबंध, लड़ाई, युद्धों, विजय, इन तमाम तरह की जानकारी हमें फ़ारसी साहित्य से भी मिलती है। जिसमें कौन कौन से फ़ारसी साहित्य है वो आपके सामने लिखे हुए हैं, एक बार मैं इनको बोल देता हूँ। जैसे ताजुल मासिर हसन निजामी ने लिखा, तो इससे 12वीं शताब्दी की जानकारी। तबकात नासिरी मिनहाजुल सिराज ने लिखा। तारीख़ अल्लाई देवल रानी खिज्जर खां खजाइनुल फुतूह जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो अमीर खुसरो ने लिखे और इनसे 13वीं और 14वीं शताब्दी की जानकारी हमें मिलती है। तारीख़ फ़िरोज़ साहिब बर्नी द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इससे भी याह्या बिन अहमद सरहिंदी द्वारा लिखा गया तारीख़ मुबारक साहिब भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अलावा मुग़लों के समय में बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, आलमगीरनामा जैसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए, इनमें भी गाए बगाए राजस्थान के बारे में या राजस्थान के शासकों के मुग़लों के साथ कैसे कैसे संबंध रहे, दरबारी संबंध कैसे थे, इन तरह की तमाम जानकारियाँ इन ग्रंथों से हमें मिलती है, जो राजस्थान के इतिहास को गढ़ने, रचने और बनाने में हमारी महत्वपूर्ण सहायता करते हैं। अब थोड़ी बहुत चर्चा आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ है आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथ भी है, जिनसे भी हमें राजस्थान के इतिहास को समझने में ये ग्रंथ भी हमारी बड़ी सहायता करते हैं। जिनमें एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और कर्नल टोड के द्वारा लिखा गया है। कर्नल टोड राजस्थान के इतिहास का सोर्सेस तैयार करने में या स्रोत प्रदान करने में महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका निभाई थी, इसीलिए इसके ग्रंथ को एक प्रकार से राजस्थानी के विश्वकोश के नाम से जाना जाता है। कर्नल टोड 1805 में राजस्थान राज्यों के भ्रमण हेतु आए थे और बाद में 1812 से 17 तक ये राजस्थान से ऐतिहासिक तथ्य इनके द्वारा जुटाए गए और 1817 में इनको पश्चिमी राजस्थान का एजेंट नियुक्त कर दिया गया। फिर यहाँ से ये रिटायर होकर इंग्लैंड चले गए और वहीं पर अपने द्वारा जो तथ्य इकट्ठे किए गए उनको संग्रहित करके इस पुस्तक को तैयार किया और 1829 ईस्वी में ये पुस्तक प्रकाशित हुई, जो राजस्थान के पुरातात्विक स्रोतों के बारे में विशेष तौर से हमें बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा एक और ग्रंथ है वंश भास्कर, जो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया है।
जो बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी कवि थे। ये वंश भास्कर लगभग 2500 पृष्ठों में लिखा गया काव्य है, जो बूंदी के हाड़ा चौहानों के इतिहास की हमें जानकारी देता है। इसके साथ साथ उस समय की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को समझने में भी ये ग्रंथ बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सूर्यमल मिश्रण के द्वारा एक और ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है वीर सतसई। नाम से स्पष्ट है ये वीर स्पर्धान है और मुख्य रूप से 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि पर आधारित है ये ग्रंथ, इसलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा सूर्यमल मिश्रण के द्वारा कुछ अन्य ग्रंथ भी लिखे गए, जैसे सतीरासो है, छंदोभमूल है, बलविलास है, धातु रूपावली जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ भी इनके द्वारा लिखे गए। इसके साथ साथ कुछ राजस्थान का इतिहास भी आधुनिक समय में लिखा गया, जैसे रामनाथ जी रत्नू के द्वारा लिखा गया। ये जयपुर नरेश माधो सिंह के दरबार में थे और बाद में ये बूंदी राज्य की सेवा में चले गए। इनके द्वारा राजस्थान का एक संक्षिप्त इतिहास लिखा गया है। इसके अलावा राजस्थान के इतिहास को पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी के द्वारा भी लिखा गया है। इन्होंने इससे पहले सिरोही का इतिहास, जोधपुर का इतिहास, जयपुर का इतिहास लिखने का भी कुछ प्रयास किया और राजपूताना का गजेटियर भी तैयार किया। कर्नल अर्स्कीन की भी इन्होंने बड़े स्तर पर सहायता की। तो इस तरह से ये कुछ आधुनिक ग्रंथ थे जिनसे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। अब बात करते हैं इनके अलावा कुछ कलात्मक प्रतीकों से भी राजस्थान के इतिहास को जानने और समझने में सहायता मिलती है। इन कलात्मक प्रतीकों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे स्थापत्य, मूर्तिकला और चित्रकला। तो इनसे भी हमें राजस्थान के इतिहास को समझने में बड़ी सहायता मिलती है। स्थापत्य में विभिन्न प्रकार के जो दुर्ग बनाए गए, कहाँ कहाँ बने, उनकी निर्माण शैली कैसी थी, किसके द्वारा बनाए गए, किस किस समय उनका निर्माण हुआ और निर्माण में किन किन सामग्रियों का उपयोग किया गया, उनमें कौन कौन से राजप्रसाद बने हुए थे। इसी तरह से विभिन्न जो देवालय बने हैं प्राचीन समय से लेकर, उनकी निर्माण शैलियाँ कैसी रही है, निर्माण सामग्री कैसी रही है, बनाने वाले कैसे रहे हैं। तो उनकी सोच विचार को जानने और समझने में स्थापत्य हमारी बहुत महत्वपूर्ण सहायता करता है। इसके अलावा विभिन्न मूर्तियाँ मिली है, तो मूर्तिकला से भी इतिहास के निर्माण में बड़ी सहायता मिलती है। ये बड़े पुरातात्विक स्रोत, महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत माने जाते हैं। मूर्तिकला में जैसे अमझेरा से, कल्याणपुर से, जगत से, आम्बामेरी से, मंडोर से, ओसियाँ से, बारडोली से, कोटा से, बसेड़ी से इत्यादि स्थानों से हमें मूर्तिकला के अवशेष मिले हैं। इन मूर्तियों के अध्ययन से हमें तत्कालीन मुस्लिम आक्रमणों व उस समय की धार्मिक दमन के बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। चित्रकला भी हमें राजस्थान के इतिहास के पुनर्निर्माण में बड़ी सहायता करती है। जैसे जैसलमेर के जैन भंडार से प्राचीनतम ग्रंथ, सचित्रित ग्रंथ मिले हैं जो 11वीं से 15वीं शताब्दी के हैं, जिनमें निशीथपूर्ण, त्रिस्पटशाला का, सुपासा चरित्रम आदि जैसे ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा मारवाड़ शैली के अंतर्गत भी बहुत सारे चित्रित ग्रंथ तैयार किए गए। जयपुर शैली में भी 12 मासा रागमाला जैसे चित्र तैयार किए गए। नाथ द्वारा का आपको पता ही है प्राकृतिक चित्रण है, या कृष्ण का जो बाल रूप की पूजा है, किशनगढ़ शैली है जो बड़ी ही फेमस है, बूंदी का नारी श्रृंगार है, कोटा का शिकार दृश्य है। ये बड़े महत्वपूर्ण चित्र हैं और इनसे भी हमें राजस्थान के इतिहास को समझने में जानकारी मिलती है। तो ये अभी तक का हमारा राजस्थान के इतिहास को किस तरह से जाना जा सकता है, या राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या है, उनसे संबंधित ये कुछ वीडियो थे जो आपने 4-5 वीडियो देखे और उसमें पूर्ण राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोतों के बारे में जानकारी दी गई है। आशा है कि आप लोगों को ये समझने में बड़ी सहायता करेंगे और आप लोग बड़े अच्छे ढंग से इनको समझ पाएंगे, साथ साथ में अपने नोट्स भी तैयार करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।